नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टैलेंट क्लासेस पर। तो दोस्तों, कल जो हमने बात की थी वो इतिहास का पार्ट फर्स्ट था और आज जो हम बात करेंगे वो इतिहास का पार्ट सेकंड रहेगा। कल जो हमने पूरा विस्तृत वर्णन किया था वो मगध का ही एक शासक जिसका नाम बिंबिसार था, और आज जो हम बात करने वाले हैं वो इसका ही एक पुत्र जिसका नाम था अजातशत्रु। क्या नाम था? अजातशत्रु। यहाँ से हमने बता दिया था कि बिंबिसार की मृत्यु अजातशत्रु ने कर दी थी और बिंबिसार की मृत्यु के दो कारण बताए थे। इसकी मृत्यु जैन ग्रंथ के अनुसार बताई जाती है और भारतीय इतिहास के अनुसार बताई जाती है। कुल मिलाकर इसकी जो मृत्यु हुई थी वो 492 BC यानी ईसा पूर्व में हुई थी। बिंबिसार की मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हो जाती है और इसके मरने के बाद जो शासक बनता है वो कौन बनता है? अजातशत्रु। इसीलिए इसको पितृहंता और कुड़िक के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक हमने कल बात कर ली थी और यहाँ से आगे हम देखते हैं। अजातशत्रु जो था, अजातशत्रु को सत्ता मिलने का दो कारण बताए जाते हैं। एक तो था प्रेम विवाह। यहाँ से जैसे अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की तो बिंबिसार की हत्या के दो कारण बताए अजातशत्रु। एक तो प्रेम विवाह था और एक था सत्ता को अपनाना, क्योंकि इसका एक बड़ा भाई था जिसका नाम था दर्शक। बिंबिसार की जब मृत्यु नहीं हुई थी तब बिंबिसार ने ऐलान किया था कि दर्शक को ही मगध साम्राज्य का शासक बनाया जाएगा। यह बात जब अजातशत्रु को अच्छी नहीं लगी तो अजातशत्रु ने बिंबिसार की क्या कर दी? हत्या कर दी। एक कारण प्रेम विवाह बताया जाता है, जैसे कि हमने कल जो बात की थी हमने की थी कि एक कौशल देश पड़ता है और कौशल देश के एक राजा थे जिनका नाम था प्रसेनजित। प्रसेनजित की ही एक बहन थी। कौन थी बहन? जिसका नाम था महाकौशला। और महाकौशला की जो शादी हुई थी वो हुई थी बिंबिसार से। किससे हुई थी? बिंबिसार से। प्रसेनजित की ही एक पुत्री थी जिसका नाम था वीरना। क्या नाम था? वीरना। और बिंबिसार का जो पुत्र था वो कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु जो था वो वीरना से प्रेम करता था। जब ये बात प्रसेनजित और बिंबिसार को पता चली तो इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जब बिंबिसार ने मना किया तो एक कारण यह भी बताया जाता है कि अजातशत्रु ने बिंबिसार की क्या कर दी? यहाँ से हत्या कर दी। तो यहाँ से दो कारण बताए, एक तो सत्ता और एक प्रेम विवाह। अगर हम थोड़ी सी यहाँ से बात करें, बोले सत्ता तो मिल गई अजातशत्रु को, अभी क्या बाकी था? प्रेम विवाह। प्रेम विवाह में क्या किया इसने? सेना ली और क्या किया? प्रसेनजित पर आक्रमण कर दिया। प्रसेनजित 3 बार युद्ध लड़ा, फिर भी इसने अजातशत्रु को हरा दिया। तीनों बार अजातशत्रु को हरा दिया था। लेकिन जब चौथी बार अजातशत्रु ने आक्रमण किया प्रसेनजित पर तो उस समय प्रसेनजित जो थे वो पूरी तरह वृद्धावस्था में हो चुके थे। प्रसेनजित ने सोचा मगध भी कहीं जाए, पुत्री कहीं जाए, चल दिए यहाँ से। उस समय इनके समय महात्मा बुद्ध रहा करते थे, महात्मा बुद्ध, और यहाँ से चल दिए ये कौशल देश से। कहाँ? सारनाथ के लिए। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, रात का समय था। एक जगह परेशान हो गए थे, ठंड लगी, लेट गए और ऐसे लेटे कि वो लेटते ही रह गए। इस कारण प्रसेनजित की क्या हो गई? यहाँ से मृत्यु हो जाती है। यहाँ से आगे हम देखें कि जो अजातशत्रु था वो वीरना से प्रेम करता था। बोले अब तो हमारा रास्ता भी साफ हो गया। यहाँ से एक लॉजिक आता है, उसे समझिए। अजातशत्रु जो था वो किससे प्रेम करता था? वीरना से। अब अजातशत्रु का रास्ता साफ हो गया, अब वीरना से प्रेम करता था और शादी भी करनी थी। वीरना की ही एक सहेली थी जिसका नाम था पद्मावती। देखना यहाँ से क्या बात होती है। वीरना की ही एक सहेली थी जिसका नाम था पद्मावती। जब वीरना की शादी अजातशत्रु के साथ होती है तो पद्मावती और वीरना बिल्कुल पक्की घनिष्ठ मित्र थी। तो यहाँ से जो है पद्मावती बोलती है, ये दोनों ऐसे मित्र थे, साथ खाते थे, साथ रहते थे, साथ खेलते थे, साथ पढ़े थे। तो यहाँ से जो है वीरना, जैसे ही शादी होती है वीरना की तो पद्मावती बोलती है कि आप जा रही हो, हमारा क्या होगा। रोने लगी, बोली तू क्यों परेशान होती है, तू भी चल हमारे साथ। वीरना बोलती है पद्मावती से कि तुम भी हमारे साथ चलो।
पद्मावती कहती हैं, अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे, हमारी भी शादी होनी चाहिए। बोली, रुक 1 मिनट रुक। वीरना ने अजातशत्रु से पूछा। वीरना ने किससे पूछा? अजातशत्रु से। अजातशत्रु बोलता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार अजातशत्रु की जो शादी वो वीरना के साथ साथ किससे भी हुई? पद्मावती। यहाँ से 2 शादी देखने के लिए मिली अजातशत्रु की। तो पद्मावती के लगेज में आई थी इनके साथ, इसीलिए अजातशत्रु की 2 शादी वीरना और पद्मावती के साथ हो जाती है। यहाँ से आगे देखते हैं, जो पहले प्रभाव था अजातशत्रु का वो सबसे अत्यधिक वीरना पर था, लेकिन शादी के बाद जो अत्यधिक प्रभाव हुआ वो किसका हुआ? पद्मावती का। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अपने जीवन में अजातशत्रु ने, बताया जाता है, 37 युद्ध लड़े थे और 37 युद्धों में 35 युद्धों में इनके साथ लड़ने वाली महिला पद्मावती थी। इसलिए प्राचीन इतिहास की वीरांगना महिला भी किसको बताया जाता है? पद्मावती को बताया जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होता है आपका। अब चलते हैं आगे। बताया था मैंने कि इसका जो दर्शक भाई था, अजातशत्रु का बड़ा भाई कौन था? दर्शक। दर्शक को ये क्या करता है कि जेल में कैद करके बंदी बना देता है। और अजातशत्रु के 2 भाई और थे, जिसका नाम था हल और एक का नाम था बेहल। क्या नाम था? हल और बेहल। जब बिंबिसार जिंदा था तो बिंबिसार ने इन दोनों को बोल दिया था कि बेटा तुम्हें तो सत्ता मिलने वाली है नहीं, इसीलिए बहुत सारा धन और सोना देकर इन्हें यहाँ से बाहर निकाल दिया और ये दोनों अवध पहुँच गए। अवध, जिसका आज आधुनिक जो नाम है वो है लखनऊ। क्या है? लखनऊ। पहले ये अवध हुआ करता था और आज जो इसका वर्तमान नाम है वो लखनऊ है। हल और बेहल दोनों लखनऊ पहुँच जाते हैं, यानी अवध पहुँच जाते हैं। जब पद्मावती जब अजातशत्रु के साथ शादी करके आती हैं तो पद्मावती कहती हैं कि आपके महल में तो कोई सोना वगैरह है नहीं, कहाँ गए? तो अजातशत्रु कहते हैं कि हमारे 2 छोटे से भाई थे, हल और बेहल, बेचारे लेकर चले गए सोना को। जैसे ही पद्मावती को अजातशत्रु ने बताया तो पद्मावती बोलती हैं कि ठीक है, कर दो आक्रमण। इन्होंने सेना तैयार की और अवध पर क्या करने लगे? आक्रमण के लिए चल दिए। जैसे ही इस बात की पता हल और बेहल को चली तो ये दोनों यहाँ से भाग उठे और कहाँ पहुँचे? वैशाली। कहाँ चले गए? वैशाली। वैशाली के जो राजा थे उनका नाम था नंदन। और नंदन से जाकर कहते हैं हल और बेहल कि महाराज आप हमारी सुरक्षा कीजिए, चाहो तो आधा सोना आप ले लेना, लेकिन हमारी सुरक्षा करना। नंदन जो हैं इनसे सहमत हो जाते हैं और इन्हें वैशाली में शरण दे देते हैं और इनकी सुरक्षा का दायित्व तो अपने पास ले लेते हैं। जैसे ही नंदन इनको अपने पास रखते हैं तो जैसे ही इन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया था अवध पर, अवध जाते ही इनको मालूम पड़ता है कि दोनों कहाँ चले गए? वैशाली। इन्होंने भी अपना रुख वैशाली की तरफ मोड़ दिया और जैसे ही वैशाली पहुँचे तो वहाँ जाकर इन्होंने नंदन, बेहल और हल तीनों की हत्या कर दी। तीनों की हत्या करने के बाद यहाँ से जो पद्मावती थी और अजातशत्रु थे, बोले अभी सोना तो मिला ही नहीं, जिसके लिए आए वो तो मिला ही नहीं है हमको। पद्मावती और अजातशत्रु वैशाली के महल में चले जाते हैं और वहाँ पर तिजोरी टाइप का कुछ होता होगा, वहाँ पर सोना रखा होगा। तो अजातशत्रु और पद्मावती जैसे ही महल में जाते हैं तो अजातशत्रु जो थे इनकी निगाह एक स्त्री पर पड़ती है। किस पर पड़ती है? एक स्त्री थी जो लेटी हुई थी। स्त्री एक सोई हुई थी जिसका नाम था आम्रपाली। क्या नाम था? आम्रपाली। अजातशत्रु को जैसे ही आम्रपाली दिखी तो पद्मावती तो गई सोना देखने के लिए। पद्मावती जो थी वो किसके लिए गई थी? सोने के लिए। पद्मावती गई सोने के लिए और अजातशत्रु जो थे वो किसके लिए? वो इस सोने के लिए। किसके लिए? सोने के लिए। देखिए यहाँ से पद्मावती जो थी वो तो गई सोने यानी गोल्ड के लिए और ये इस सोने के लिए। नहीं समझे? ये जो स्त्री लेटी हुई थी आम्रपाली, बोले अजातशत्रु बोले अब तो शादी इसी से ही करनी है। तो यहाँ से इनकी एक और शादी होती है। किसके साथ? आम्रपाली के साथ। लेकिन यहाँ पर आम्रपाली की एक शर्त थी। वो आम्रपाली की शर्त क्या थी? आम्रपाली ने कहा था कि मैं कभी भी राजगृह नहीं जाऊंगी।
जो इनकी राजधानी थी राजगृह। बोली मैं कभी राजगृह जाऊंगी ही नहीं, मैं कहाँ रहूंगी, वैशाली में ही रहूंगी। इसीलिए एक क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट बनता है, पूछ लिया जाता है कि आम्रपाली कौन थी। तो यहाँ से कहना है आम्रपाली वैशाली की नगर वधू थी, वैशाली की नगर वधू थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है कि आम्रपाली कौन थी। तो आम्रपाली जो थी वो वैशाली की ही नगर वधू थी, क्योंकि ये कभी भी राजगृह गई ही नहीं थी। यहाँ से आपकी ये बात क्लियर होती है। इन्होंने प्रसेनजित को हरा दिया। यहाँ से अब एक महाजनपद जो था उसका नाम था अवंती। क्या नाम था? अवंती। मैंने आपको कल बताया था अवंती का ही जो वर्तमान नाम है वो क्या है? उज्जैन है। तो उस समय उज्जैन को अवंती कहा जाता था। अवंती के जो राजा थे उनका नाम था चंड प्रद्योत। क्या नाम था? चंड प्रद्योत। अब इनका अगला जो आक्रमण था वो चंड प्रद्योत की तरफ था। वो क्यों था ये समझिए। क्योंकि जिस समय बिंबिसार जिंदा थे, जब उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, तो बिंबिसार और चंड प्रद्योत के मध्य एक संधि हुई थी। और वो संधि क्यों हुई थी? क्योंकि एक बार चंड प्रद्योत जो है बीमार पड़ जाते हैं, इनके पीलिया नामक बीमारी हो जाती है। तो बिंबिसार जो थे उनके दरबारी वैद्य थे जिनका नाम था जीवक, और इन्हें चंड प्रद्योत की सेवा में भेज देते हैं और इन्हें पूरी तरह ठीक कर देते हैं। तो इसीलिए अजातशत्रु के पिता बिंबिसार और चंड प्रद्योत के मध्य एक संधि होती है, और उस संधि में कहा जाता है कि मेरी मृत्यु होने के बाद, चंड प्रद्योत कहते हैं कि मेरी मृत्यु होने के बाद अवंती जो है मगध में मिल जाएगी। लेकिन क्या हुआ? इनकी संधि बिंबिसार से हुई थी, लेकिन क्या हुआ? चंड प्रद्योत तो मरे नहीं। कौन मर गए? बिंबिसार पहले मर गए। तो चंड प्रद्योत क्या करते हैं कि अब जो शासक बनता है मगध का वो अजातशत्रु थे, और अजातशत्रु के पास एक फरमान भेजता है राजदूत के द्वारा कि अब जो है मेरा बिंबिसार के साथ जो संधि हुई थी वो संधि अब खत्म होती है। क्योंकि अजातशत्रु ने क्या किया था? अजातशत्रु ने किसकी हत्या की थी? अपने पिता की। चंड प्रद्योत कहते हैं जो अपने पिता का नहीं हो सका वो अवंती का क्या होगा। इसीलिए वो संधि को तोड़ देते हैं। जैसे ही अजातशत्रु के पास फरमान पहुंचा, इन्होंने वो फरमान पढ़ा और पढ़ने के बाद कहा कि देखते हैं कैसे नहीं होगी। इन्होंने आक्रमण कर दिया किस पर? अवंती पर। अवंती पर आक्रमण करने के बाद चंड प्रद्योत की यहाँ पर हत्या हो जाती है, मारे जाते हैं चंड प्रद्योत, और अवंती को बलपूर्वक किस में मिला लेते हैं? ये मगध में मिला लेते हैं। अवंती को ये बलपूर्वक किस में मिला लेते हैं? मगध में मिला लेते हैं। यहाँ से देखना एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वो क्या होता है कि पहली बार किसी भी युद्ध में प्रयोग होने वाले हथियार थे जो अवंती के विरुद्ध प्रयोग किए थे अजातशत्रु ने। उनका क्या क्या नाम था? दो हथियार थे जिनका नाम था रथमूसर और एक का नाम था महाकटक। क्या नाम था? महाकटक। दो हथियार प्रयोग किए थे अवंती के विरुद्ध, रथमूसल और महाकटक। ये क्या हथियार होते थे ये समझिए। आपने बाहुबली पिक्चर देखी होगी, आपने बाहुबली मूवी में देखा होगा कि एक गिलोड बोलते हैं इस टाइप की एक मशीन थी जो सेना पर पत्थर फेंका करती थी। सेना पर क्या करती थी? पत्थर फेंका करती थी। उसी को क्या कहते हैं? महाकटक बोला जाता है। और एक हथियार था रथमूसल। रथमूसल क्या होता है? एक भाला टाइप का होता है जो फेंका जाता है। भाला आपने देखा ही होगा, उसी को क्या बोलते थे? रथमूसल। और महाकटक जो सेना पर क्या फेंकती थी? पत्थर फेंकती थी। यहाँ से अगर हम थोड़ी सी बात करें तो अजातशत्रु की हम कुछ धार्मिक नीतियाँ देखते हैं। ये दुष्ट जरूर था, ये दुष्ट प्रवृत्ति का जरूर था अजातशत्रु, लेकिन इसके समय बौद्ध रहा करते थे। कौन रहा करते थे? बौद्ध रहा करते थे। तो ये भी बौद्ध धर्म को मानता था। यहाँ से अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि जो बिंबिसार थे वो किस धर्म के अनुयायी थे, तो आपको करना है वो आजीवक थे। कौन थे वो? आजीवक। और आजीवक का मतलब जानते हो आप क्या होता है? आजीवक का मतलब होता है सभी धर्मों को मानने वाला। सभी धर्मों को मानने वाला। कौन थे? बिंबिसार जो थे वो कौन थे? आजीवक। तो सभी धर्मों को मानते थे जो बिंबिसार थे, क्योंकि उन्होंने अपने जो रिलेशन बनाए वो मित्रता पूर्वक और वैवाहिक संबंध जोड़कर बनाए, क्योंकि वो
मगध का जो विस्तार कर रहे थे वो प्रत्येक धर्म के राजा से मिलते थे, इसीलिए उन्होंने कहा वो किसी भी धर्म को नहीं मानते थे, वो सभी धर्मों को मानते थे, उनके लिए कोई एक धर्म फिक्स नहीं था। लेकिन अजातशत्रु जो थे वो किस धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो महात्मा बुद्ध थे इनके समय रहा करते थे महात्मा बुद्ध। और जैसे ही बिंबिसार की मृत्यु हुई थी 492 BC में, तो इनकी मृत्यु के बाद जो शासक बने वो अजातशत्रु बने। अजातशत्रु के 8वें वर्ष में, अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कौन से वर्ष में? 8वें वर्ष में। ये क्वेश्चन आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो पूछा जाता है किस वर्ष महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वो आपको करना है 483 BC। ये BC चल रही है यानी ईसा पूर्व, तो ये उल्टी चलती है। यहाँ से आपको देखना है 92, फिर आप समझ रहे होंगे 83, ये तो नीचे आ गए, नीचे नहीं आए। इसका मतलब ये है ये BC में ऐसा होता है कि उल्टा क्रम चलता है, ये 0 तक आएगा, उसके बाद जो अब कैलेंडर है उस टाइप में चलेगा। तो पूछा जाता है महात्मा बुद्ध को किस वर्ष ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है, प्रथम बौद्ध संगति इसी समय होती है 483 ईसा पूर्व में, क्योंकि इस समय क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? अजातशत्रु के शासनकाल में। अब तक पूरे भारत में कुल 4 बौद्ध संगतियाँ हुई, जिसमें पहली बौद्ध संगति 483 BC में कहाँ हुई थी? उस समय राजधानी थी राजगृह। कहीं कहीं आपको राजगीर भी मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से एक ही बात है, राजगृह और राजगीर। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी में राजगृह में होती है। किसके शासनकाल में होती है? अजातशत्रु के शासनकाल में। और इसकी अध्यक्षता जो करते हैं उनका नाम था महाकश्यप। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? महाकश्यप। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पूछा जाता है, कई बार पेपर में भी आया हुआ है। प्रथम बौद्ध संगति किस वर्ष किसके शासनकाल में और कहाँ हुई थी, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी, राजगृह में हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी, और किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में। तो यहाँ तक आपकी बात क्लियर होंगी। देखिए यहाँ से आगे अगर हम बात करें तो अजातशत्रु का ही एक पुत्र था जिसका नाम था उदयन। उदयन जो था वो जैन धर्म को मानता था। यहाँ से ये भी पूछा जाता है कौन सा शासक किस धर्म का अनुयायी था, तो उदयन जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का? जैन धर्म का। जिस प्रकार अजातशत्रु जो था वो दुष्ट प्रवृत्ति का था, उसके विरुद्ध बिल्कुल उदयन जो था एकदम स्वभाव व्यवहार का व्यक्ति था। तो उदयन जैसे ही प्रजा में जाता था तो इसके कान पकने लग जाते थे इसी बात से कि तेरा पिता कैसा है, वो दुष्ट प्रवृत्ति का क्यों है, अपने पिता को समझाता क्यों नहीं है। उसकी इतनी बुराइयां करते थे कि ये परेशान हो जाता था जब प्रजा में जाता था। तो उदयन घर आकर अपने पिता को समझाता था। कौन था इसका पिता? अजातशत्रु को। लेकिन अजातशत्रु जो था वो नहीं मानता था, और ये भी परेशान हो चुका था, प्रजा ने इसके कान भर रखे थे। तो इस प्रकार उदयन को एक दिन गुस्सा आता है, और अजातशत्रु लेटे हुए थे, और अजातशत्रु की क्या कर देता है? यहाँ से हत्या कर देता है। तो उदयन ने अजातशत्रु की क्या कर दी? यहाँ से हत्या कर दी। अब जो नया शासक बना वो कौन बना? उदयन। उदयन जैसे ही शासक बना, इसने सबसे पहला काम किया कि जो राजधानी क्या थी? राजगृह। कौन सी राजधानी थी? राजगृह। इसने राजधानी को परिवर्तित कर दिया और एक नई राजधानी, एक नया नगर बसाया जिसका नाम था पाटलिपुत्र, और इसे अपनी नई राजधानी बना ली। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम पटना है, जो बिहार की राजधानी है। इसे कुसुमपुत्र के नाम से भी जाना जाता है, कुसुमपुत्र। लेकिन वर्तमान जो नाम है इसका क्या है? पटना है। पटना जिसका जो वर्तमान में किसकी राजधानी है? बिहार की राजधानी है। इन्होंने क्या किया? सबसे पहले राजगृह से राजधानी पाटलिपुत्र पहुंचाई, और पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने के बाद जो अजातशत्रु था इसका ही एक सेनापति था जिसका नाम था
अजातशत्रु का सेनापति था शिशुनाग। जिस प्रकार अजातशत्रु दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था, उसी प्रकार के लक्षण शिशुनाग में भी थे। ये पूरी सेना का नेतृत्व किया करता था। तो सबसे पहले उदयन ने क्या किया, शिशुनाग दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था, तो सबसे पहले इसने इसे भी हटा दिया और एक सिपाही के रूप में पहुंचा दिया। देखिए यहाँ से, जैसे ही शिशुनाग को जो सेना का नेतृत्व करता हो उसे सिपाही बना दिया जाए, तो ये शिशुनाग को कतई अच्छा नहीं लगा। आप समझिए, जो व्यक्ति किसी सेना का नेतृत्व करता हो और उसे सिपाही बना दिया जाए तो उसे क्या फील होगा, ये आप समझ सकते हैं। शिशुनाग भी एक सिपाही बना दिया गया, और जब इसे सिपाही बना दिया गया तो ये इसे अच्छा नहीं लगा। उस सेना में शिशुनाग जब नेतृत्व करता था तब इसके भी कुछ व्यक्ति थे, तो उन व्यक्तियों से इसने कहा कि जैसे ही उदयन आए बस आप हत्या कर देना, बाद में मैं देख लूँगा। तो इस कारण जैसे ही उदयन दौरे पर आता है, शिशुनाग क्या कर देता है, उदयन की हत्या कर देता है। तो यहाँ से पूछा जाता है, उदयन की जो हत्या की थी वो किसने की थी? इसके ही एक सेनापति शिशुनाग ने कर दी थी। यहाँ से आपकी ये बात क्लियर होगी। तो अब यहाँ से देखना है आपको, अब जो इस मगध साम्राज्य पर नए वंश की शुरुआत होती है, उस वंश का नाम आता है शिशुनाग वंश या नाग वंश। कोई भी नाम आ जाए, शिशुनाग या नाग वंश, एक नए वंश की शुरुआत होती है और जिसकी स्थापना कौन करता है? शिशुनाग कर देता है। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा, यहाँ से एक बात समझिए, शिशुनाग जो था इसने अपनी राजधानी को बदल दिया था। जो इसकी राजधानी कहाँ थी? पटना या पाटलिपुत्र थी। सबसे पहले इसने अपनी राजधानी को परिवर्तित कर दिया और कहाँ पहुँचा दी राजधानी? वैशाली। राजधानी कहाँ पहुँचा दी? वैशाली। शिशुनाग ने राजधानी परिवर्तित करके अपना शासन चलाने लगा। इस साम्राज्य का जो सबसे प्रतापी राजा हुआ उसका नाम था कालाशोक। कौन था? कालाशोक। कालाशोक इस वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ और इसके समय ही द्वितीय बौद्ध संगति, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया प्रथम बौद्ध संगति के बारे में, ये द्वितीय बौद्ध संगति थी। इसके समय ही द्वितीय बौद्ध संगति होती है और वो पहली बौद्ध संगति के 100 वर्ष बाद, पहली बौद्ध संगति हुई थी 483 बीसी में, ये होती है 383 बीसी में। 100 वर्ष बाद इसकी क्या होती है? कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगति होती है। पूछा जाता है किस जगह पर हुई थी, तो इसके समय जो राजधानी थी वो थी वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में होती है और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं उनका नाम था शुभकामी। द्वितीय बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? शुभकामी ने की थी। कालाशोक के बारे में इतना ही जानकारी आपको रखनी है कि इसके समय द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। इस वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था नागदशक और इसकी हत्या इसके ही एक सेनापति महापद्मानंद ने कर दी। किसने कर दी? इसका ही एक सेनापति था जिसका नाम था महापद्मानंद और उसने इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। नागदशक था इसका नाम। महापद्मानंद इसकी हत्या कर देता है। तो यहाँ से एक नए वंश की शुरुआत होती है। जैसे इसके नाम के पीछे आ रहा है नंद, तो इसने कर दी नंद वंश की नींव, इसने डाल दी मगध साम्राज्य पर। नया वंश आता है जिसका नाम है नंद वंश, इसकी स्थापना किसने कर दी? महापद्मानंद ने। जिस प्रकार आज जो पूरा भारत है वो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त है। 8 केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है? विभक्त है। उस समय प्राचीन भारत में जो पूरा भारत था वो 16 महाजनपदों में विभक्त था। 16 महाजनपद हुआ करते थे प्राचीन भारत में। जिस समय आज 28 राज्य और 8 केंद्र शासित आज वर्तमान की स्थिति में देखने को मिलते हैं, उस समय 16 महाजनपदों में ये विभक्त था। बताया जाता है जो महापद्मानंद था इसने 16 महाजनपदों को जीता था और पूरे मगध में उसे मिलाया था। तो पूछा जाता है कि महापद्मानंद का दूसरा नाम क्या था, तो इसको ही दूसरा परशुराम भी कहते हैं। इसी वजह से इसे क्या कहते हैं? दूसरा परशुराम। एक और नाम देखने को मिलेगा, इसे क्षत्रिय भी कहते हैं। दोनों ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। दूसरा परशुराम किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो महापद्मानंद को। और क्षत्रिय भी किसे कहा जाता है? महापद्मानंद को, क्योंकि इसने क्या किया था? 16 महाजनपदों को जीतने वाला जो व्यक्ति था वो महापद्मानंद
नंद था। इसके बाद इसका ही एक पुत्र होता है जिसका नाम था घनानंद। कौन था? घनानंद। इसके मृत्यु के बाद जो अगला शासक बनता है वो कौन बनता है? घनानंद। यहाँ से आपको इंटरेस्ट आएगा। देखिए, जो महापद्मानंद ने 16 महाजनपदों को जीतकर पूरे मगध का विस्तार पूरे भारत को जीता था, उसी प्रकार घनानंद को पूरी जो धन संपत्ति और दौलत जो थी वो पूरी फ्री में मिली थी, एक तरह से ऐसे समझिए, क्योंकि इसे कुछ भी करना नहीं पड़ा था। जब किसी व्यक्ति को कोई चीज़ फ्री में मिलती है तो वो उसका सही से उपयोग नहीं कर पाता है। इसने भी क्या किया, पूरे दिन मदिरा का पान करता था। सोकर उठे तो पिए, नहाने जाए तो पिए, खाना खाए तो पिए, सोए तब पिए। इसके ज़िंदगी के केवल 2 ही लक्ष्य थे, पीना और जीना। घनानंद पूरा पीकर रहता था और इसका ही एक सेनापति था जिसका नाम था अमात्य। क्या नाम था? अमात्य। इसको तो कोई मगध साम्राज्य को चलाने की कोई तरकीब नहीं थी, पूरा जो शासन चलाता था वो उसका ही सेनापति अमात्य चलाता था। अमात्य से इसने कहा था कि कुछ भी हो, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, कुछ भी चाहिए, सेना चाहिए, लो, लेकिन जो मगध साम्राज्य का विस्तार है वो नहीं रुकना चाहिए। मगध साम्राज्य का विस्तार नहीं रुकना चाहिए। तो मगध साम्राज्य का विस्तार होता तब खू रहा था। यहाँ से देखना है आपको, अमात्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी जरूरी है। अमात्य जो थे, और एक आपने नाम सुना होगा चाणक्य। क्या नाम सुना होगा? चाणक्य। दोनों एक ही स्कूल में पढ़े थे, एक विश्वविद्यालय था जिसका नाम था तक्षशिला। प्राचीन भारत में पूछा जा सकता है शिक्षा का जो मुख्य केंद्र था वो था तक्षशिला। तक्षशिला की वर्तमान स्थिति देखें तो ये आज भारत में नहीं है, ये पाकिस्तान में बंटवारे के दौरान जा चुका है। उस समय जो था ये भारत का ही एक हिस्सा था। तो उस समय पर इन दोनों ने जो शिक्षा ग्रहण की वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में की थी। तो यहाँ से देखें, अमात्य जो थे और चाणक्य, ये दोनों साथ साथ पढ़ा करते थे। तो चाणक्य तो शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसी विश्वविद्यालय में राजनीति विभाग में प्रोफेसर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? प्रोफेसर बन जाते हैं और उसी में अध्यापक बन जाते हैं। जो अमात्य जो थे वो पूरे भारत का जो शासनकाल था मगध का, उसके शासक घनानंद थे और इनके यहाँ सेनापति के रूप में कौन बन जाते हैं? अमात्य बन जाते हैं। दोनों ही अच्छे पदों पर थे। ये इस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और ये भारत का जो मुख्य केंद्र था मगध, उसके राजा के यहाँ कौन थे? ये सेनापति थे। अमात्य और चाणक्य अपने अपने पदों पर रहते हैं। तो अमात्य जो थे वो एक दिन घनानंद से कहते हैं, घनानंद का मूड ठीक था, एक दिन बोलते हैं, महाराज मगध का विस्तार तो खूब हो ही रहा है, लेकिन क्यों ना किसी ब्राह्मण को भोज कराया जाए। क्या कराया जाए? भोज, यानी भोजन कराया जाए। तो अमात्य भी समझ रहे थे कि मेरा भी एक मित्र है जो उस समय का बहुत विद्वान व्यक्ति था जिसका नाम था चाणक्य। बोले इस बहाने से वो भी हमारे पास मिल लेंगे। तो अमात्य जो है, घनानंद कहता है कि कुछ भी हो लेकिन भोज कराओ, पैसा चाहिए पैसा लो, या फिर कोई भी ज़रूरत की चीज़ हो लो, लेकिन मगध का विस्तार नहीं रुकना चाहिए। यहाँ से इसको मंजूरी मिल जाती है और अमात्य जो थे वो चाणक्य को इनवाइट कर देते हैं। यहाँ से एक बात हम आपको बताएं कि जो चाणक्य थे उस समय के प्रकांड विद्वान थे। जिस तरह से ये उस समय के बहुत अच्छे विद्वान थे, उसी के विपरीत ये देखने में बहुत ही क्रूप थे, यानी कि ये फुल ब्लैक थे। क्या थे? फुल ब्लैक। आज के समय में जैसे बोलते हैं कोई भी व्यक्ति सामने पड़ जाता है सुबह सुबह तो बोलते हैं आज तो पूरा दिन ही खराब जाएगा, उसी प्रकार के व्यक्ति थे चाणक्य। तो उसी प्रकार से जब अमात्य जो हैं मगध में किसे बुलाते हैं? चाणक्य को। तो जिस प्रकार जैसे मान के चलिए ये घनानंद की सीट थी, बोले पंडित जी हैं इनकी सीट थोड़ी ऊंची कर दी, बोले पुरोहित को नहीं कर देते जैसे बड़े माना जाता है, उसी प्रकार से इनकी भी सीट ऊंची कर दी। यहाँ तो थी घनानंद की गद्दी, यहाँ किसे बैठा दिया? चाणक्य को। जो घनानंद था वो तो यहाँ था नहीं, वो कहीं गया हुआ था, लेकिन
जैसे ही चाणक्य जो थे बैठे हुए थे, इन्हें खाना परोसा गया। खाना परोसने के बाद जैसे ही पहला निवाला तोड़ा, उसी समय घनानंद की क्या हो जाती है, एंट्री हो जाती है। घनानंद फुल पी के हुआ था। तो यहाँ से देखिए, जब घनानंद ने देखा कि मेरी गद्दी से ऊंची गद्दी और एक भिखारी सा व्यक्ति जो मेरी गद्दी से ऊंची गद्दी पर बैठा हुआ है, आया गुस्सा। क्या हुआ, पंडित जी थे, गाली गलौज करने लगे। ये बात घनानंद जब इसको गाली गलौज करता है तो ये बात पंडित जी थे, इनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। सहन करते रहे, लेकिन जब इनकी सीमा टूटी तो ये खड़े होते हैं और कहते हैं। और पहले जो पंडित थे वो चुटिया रखा करते थे, चुटिया में गांठ लगा के रखा करते थे, और खड़े हो जाते हैं और वहाँ से चुटिया की गांठ खोलते हैं और कहते हैं, इस चुटिया में गांठ तभी लगेगी तब तक कि किस वंश का अंत न कर दें, नंद वंश का। चाणक्य यहाँ से प्रण लेते हैं, इस चुटिया में तभी गांठ लगेगी तब तक नंद वंश का अंत नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे ही ये यहाँ से निकल के चलते हैं तो एक जंगल में जा रहे थे। जंगल में जाते हुए सोचते हैं, मैं एक छोटा सा अध्यापक, और मैंने जो मगध साम्राज्य था उसके वंश को ही अंत करने का प्रण ले लिया। सोचते हैं, पछतावा करते हैं, लेकिन उसी समय इनकी नज़र एक जगह पड़ती है। देखिए, उस जंगल में 12-14 बच्चे जो थे वो एक खेल खेल रहे थे, और इनके ऊपर एक व्यक्ति था, वो भी 14 वर्ष का बच्चा था। ये व्यक्ति ऐसा खेल खेलते थे कि ये जो व्यक्ति थे एक ऐसा बात या फिर ऐसी घटना बना कर लाते थे जिसका सॉल्यूशन ये जो व्यक्ति बैठा था, ये जो बच्चा था, इनकी समस्या का समाधान करता था और एक तरह से इनका न्याय करता था। इनकी नज़र जो थी चाणक्य की इस बच्चे पर पड़ती है और कहते हैं, जो नंद वंश का अंत करने वाला व्यक्ति होगा वो यही होगा। यहाँ से इस बच्चे को उठाते हैं और तक्षशिला विश्वविद्यालय में जहाँ ये पढ़ाते थे उसी विश्वविद्यालय में इसे प्रशिक्षण देते हैं। और प्रशिक्षण देने के बाद जब ये बड़ा हो जाता है, पूरी विद्याओं से निपुण हो जाता है, तो ये किस पर अटैक करते हैं, नंद वंश पर अटैक करते हैं। और क्या करते हैं, घनानंद जो यहाँ का शासक था उसकी क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। और यहाँ से जो अगला शासक बनता है वो यही बच्चा था जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। आपने नाम सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। और यहाँ से एक नए वंश की शुरुआत हो जाती है जिस वंश का नाम आता है मौर्य वंश। तो कल जो हम बात करेंगे वो मौर्य वंश के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।